हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और ये पार्ट थर्ड है आपके चैप्टर 5 का बिजनेस स्टडीज के, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज़ है वो हमें पढ़नी है आज, संगठन ढांचा। तो संगठन ढांचा जो होता है, इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। क्या होता है ये, जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। बोला हुआ है, संगठन प्रक्रिया जिस संरचना का सृजन करती है उसे संगठनात्मक संरचना कहते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जो है वो जिस स्ट्रक्चर को जन्म देती है, या फॉर्म अ स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज नोन एज संगठनात्मक संरचना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है, संगठन में अनेक पद स्थापित किए जाते हैं। यानी कि जैसे ही आप एक संरचना बनाते हो, एक फ्रेमवर्क बनाते हो, तो आप उसके अंदर क्या करते हो, अलग अलग पोस्ट बनाते हो कि भैया सीईओ कौन होगा, सीओओ कौन होगा, डायरेक्टर कौन कौन से होंगे, डिपार्टमेंट कौन कौन से होंगे। आप अनेक पद बनाते हो, आप अलग अलग पोजीशन बनाते हो। और सभी पदों पर काम करने वाले जो लोग होते हैं, कि पीपल एट डिफरेंट लेवल जो होंगे या डिफरेंट पोस्ट जो होंगे, उनका आपस में क्या रिलेशन होगा, ये चीज स्पष्ट किया जाता है, यानी क्लैरिफाई किया जाता है। संरचना द्वारा प्रबंधकों और कर्मचारियों को कार्य के संबंध में एक आधार व रूपरेखा उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि अ, जब एक संरचना हम बनाते हैं, तो बाय ऑर्गेनाइजिंग वी प्रोवाइड ए बेसिक बेसिक क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क, रूपरेखा, फ्रेमवर्क बताते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, कि भैया देखो आपको क्या काम करना है, एक मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, इसका एक फ्रेमवर्क उन्हें बताते हैं। संगठन संगठन एक ढांचागत फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं को समन्वित तथा एक दूसरे से संबंधित किया जाता है। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इन विच वी कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, है ना। डिफरेंट एक्टिविटीज को हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करवाते हैं, ताकि अच्छे से काम हो सके। ये हमारा क्या होता है, संगठन ढांचा होता है। तो बेसिकली ढांचा क्या है, एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बनता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं। ठीक है। और एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसमें ये होता है कि भैया किस एम्प्लॉय का किस एम्प्लॉय का और किस मैनेजर का क्या रिलेशन होगा, क्या उनकी ड्यूटीज होगी, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, आपस में उन लोगों का क्या रिलेशन होगा, वो चीज। ठीक है। अब बात करते हैं प्रबंध विस्तृति तथा संगठनात्मक ढांचे के बीच संबंध। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और एक मैनेजमेंट के एक्सपेंशन, यानी मैनेजमेंट एरिया, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो बहुत ही बेसिक सा है कि ये दोनों इनवर्स रिलेशनशिप वाले होते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब कि अगर प्रबंधन विस्तृति छोटी है, तो संगठनात्मक ढांचा भी क्या होगा हमारा। अगर यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं, पहले एक बार पढ़ ही लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। जैसे प्रबंधन विस्तृति से तात्पर्य अधीनस्थों की उस संख्या से है जिसका जिनका अधिकारी कुशलता के साथ प्रबंधन कर लेता है। यानी एक मैनेजर जितने लोगों को अपने आप मैनेज कर सकता है, जितने अपने अंदर काम करने वाले लोगों को मैनेज कर सकता है, उनका एक नंबर कि भैया ये 10 लोग, 5 लोग, 15 लोग, 50 लोग, 500 लोग, कितने लोगों को वो अपने अंदर काम दे सकता है। तो प्रबंधन की विस्तृति काफी हद तक संगठनात्मक ढांचे को आकार देती है। यानी कि ये जो एक्सपेंशन होता है, ये जो लिमिट होती है मैनेजमेंट की, यही कहीं ना कहीं एक हमारे ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क को क्या देती है, आकार देती है, शेप देती है। ठीक है। ये ढांचे के प्रबंधन के स्तरों को निश्चित करती है, यानी कि ये मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल को तय करती है। यदि प्रबंध का विस्तार क्षेत्र सीमित है, यानी कि अगर आपका जो मैनेजमेंट है उसका एरिया छोटा है, तो संगठनात्मक ढांचा लंबा होगा, क्योंकि आपने छोटे छोटे बहुत सारे काम बांट रखे होंगे। लेकिन अगर आपका प्रबंधन का विस्तार बड़ा है, तो संगठनात्मक ढांचा चौरस होगा। अब इसका कोई वो तो दे नहीं रखा इन्होंने, इमेज तो दे नहीं रखी, बट मैं ऐसे समझा देता हूँ कि अगर एक होता है फिक्स्ड, हमारे दो तरह के फ्रेमवर्क हो गए। मान लो कि एक हो गया हमारा फिक्स्ड एरिया मैनेजमेंट का, और एक नॉन फिक्स्ड हो गया। नॉन फिक्स्ड, तो अगर फिक्स्ड, अगर हमारा ढांचा फिक्स्ड है, तो ये लंबे में बनेगा। हमारा जो ढांचा बनेगा, स्ट्रक्चर लंबे में बनेगा। यानी कि संगठनात्मक ढांचा कैसा बनेगा और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, लंबा। ठीक है। लेकिन अगर ये क्या है, नॉन फिक्स्ड है, यानी कि हमारे प्रबंध की जो मैनेजमेंट का जो एरिया है वो नॉन फिक्स्ड है, वो बहुत बड़ा है, तो फिर इसको हमें ऐसे एक्सपेंशन में बनाना पड़ेगा, चौड़े में बनाना पड़ेगा, चौरस होगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर आपका एरिया ऑफ मैनेजमेंट जो है स्मॉल है, तो आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो वर्टिकल होगा। और अगर आपका एरिया ऑफ मैनेजमेंट लार्ज है, तो आपका जो फ्रेमवर्क होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, वो हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है।
ये है इसके बारे में। अब ये 2 तरीके के हो सकते हैं, क्रियात्मक संरचना और प्रखंडीय संरचना, यानी कि एक्टिविटी स्ट्रक्चर और डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर, ये 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। फटाफट ज़रा इसको कर लेते हैं। अगर हम क्रियात्मक संगठन ढांचा की बात करते हैं, यानी कि अगर हम लोग ऐसे ढांचे की बात करते हैं जिसको हम लोग किसके हिसाब से बाँट रहे हैं, एक्टिविटी के हिसाब से बाँट रहे हैं। तो पूरी संस्था को उसके द्वारा की जाने वाले मुख्य कार्यों जैसे उत्पादन, विपणन, खोज और विकास, ये हमने 4 डिपार्टमेंट बाँट दिए। 4 डिपार्टमेंट कौन से? जहाँ पर एक्टिविटी होती है, यानी प्रोडक्शन की एक्टिविटी का अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग वालों का अलग डिपार्टमेंट है, रिसर्च वालों का अलग डिपार्टमेंट है और डेवलपमेंट वालों का, ग्रोथ वालों का अलग डिपार्टमेंट है। तो हमने एक्टिविटी के हिसाब से हमारा एरिया क्या कर दिया? बाँट दिया। इसे हम लोग कार्यात्मक संगठन ढांचा कहते हैं, यानी कि आप कह सकते हो एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कह सकते हो, है ना? एक्टिविटी वाला होता है ये। इसके अंदर हमारे प्रबंध संचालक जो होता है, जो हमारा मैनेजर होगा, जो हमारा मैनेजमेंट देखता है, जो हमारा मैनेजर है वो कौन से 4 डिपार्टमेंट को देखेगा? ह्यूमन रिसोर्सेज को देखेगा, मार्केटिंग को देखेगा, कहते हैं आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखेगा और परचेज को देखेगा। ठीक है? अलग-अलग ये बताए हुए हैं कि देखो कितने अलग-अलग टाइप के, ये सारे क्या है? एक्टिविटी। हमने एक्टिविटी के हिसाब से अपने डिपार्टमेंट बाँटे हैं। तो इसकी यूटिलिटी क्या है? तो अगर मैं इसकी यूटिलिटी की बात करती हूँ, तो इसकी यूटिलिटी वहाँ होगी जब इकाई का आकार बड़ा हो, यानी जब आप एक बड़ी कंपनी की बात कर रहे हो। बड़ी कंपनी हो लेकिन वो प्रोडक्ट एक ही बेच रही हो, एक ही उत्पाद बेचा जाता हो। यूनिट बड़ी है आपकी, लेकिन आपका प्रोडक्ट एक ही है। और जहाँ पर आपको विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइज़ेशन की नीड हो। ठीक है? तो अब देखो हमने कहा है कि जहाँ पर स्पेशलाइज़ेशन होगी वहाँ इसकी ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इसका पहला लाभ जो है वो भी स्पेशलाइज़ेशन है, विशिष्टीकरण इसका एक लाभ है। जब कार्यों को कार्य के प्रकार के अनुसार समूहों में रखा जाता है तो सभी कार्य एक प्रकार के होते हैं, यानी कि जब अब प्रोडक्शन का ही काम है तो सारे काम प्रोडक्शन के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो सारी प्रोडक्शन से ही रिलेटेड होंगी। तो इससे क्या होता है, टाइम भी बचता है और अच्छा काम भी हो जाता है क्योंकि सबको स्पेशलाइज़ेशन मिल जाती है। दूसरा, समन्वय की स्थापना होती है। अब जितने भी काम करने वाले लोग हैं सबको अपनी-अपनी जॉब के बारे में पता है, सब अपनी जॉब के एक्सपर्ट्स हैं और साथ ही साथ वो सब एक ही जैसा काम भी करते हैं, तो उनके बीच वो लोग एक-दूसरे की प्रॉब्लम को भी ईज़िली समझ सकते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ को भी आसानी से समझ सकते हैं, तो इसीलिए उनके बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। देन प्रबंधकीय यानी कुशलता यानी मैनेजमेंट एफिशिएंसी में वृद्धि होती है। जब एक ही काम बार-बार होता है, तो उससे एफिशिएंसी आपकी बढ़ती है। और प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई, वही वाली बात कि जब एक इंसान एक ही काम को बार-बार कर रहा है, तो वो वैसे ही उस चीज़ में इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि उसे अब उस चीज़ को दोबारा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अनावश्यक दोहराई को ख़त्म कर देता है क्योंकि हमें पता है कि भैया ये काम हमें दोबारा नहीं करना पड़ेगा, हमें ये चीज़ आती है। तो ये क्या करता है, उस चीज़ को कम करता है, ये प्रयत्नों को, यानी आपके जो ट्रायल जो होते हैं, यानी रिपिटेशन ऑफ ट्रायल जो होती है, एफर्ट्स जो होते हैं, रिपिटेशन ऑफ एफर्ट्स बोलता हूँ, रिपिटेशन ऑफ एफर्ट्स एफर्ट्स को ये कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो हर चीज़ के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, इसके कुछ नुकसान भी है। मान तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर देख लो, फिर मैं जो संगठनात्मक वो प्रखंडीय होगा ना वो अगली वीडियो में बताऊंगा। जो संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना होती है। अब देखो क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट अपने आप को ज़्यादा अच्छा बताता है। जैसे अकाउंट्स वाले टीचर बिज़नेस की वैल्यू नहीं देते, बिज़नेस वाले टीचर इको की वैल्यू नहीं देते, इको वाले टीचर अकाउंट्स के, स्कूल में कह रहा हूँ मैं, ट्यूशन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। स्कूल आपस में वो लोग करने की कोशिश करते हैं लेकिन बच्चों को यही बोलते हैं, तुम सारे सब्जेक्ट का काम करते हो, मेरे सब्जेक्ट का छोड़ के किया, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी तरह जब आप काम को ऐसे एक्टिविटी के हिसाब से बाँटते हो ना, तो सब अपने हिसाब से काम करते हैं और इस वजह से क्या होता है कि वो कहीं न कहीं वो अपने जो अपना डिपार्टमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव्स को मेन मोटिव देते हैं। वो ऑर्गनाइज़ेशन के ऑब्जेक्टिव गोल्स पे ध्यान नहीं देते और उस वजह से हानि होती है। देखो, अब वो सारे एक जैसा ही काम करने वाले, तो ये तो हम लोग मान लेते हैं कि वो लोग आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। पर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। एक डिपार्टमेंट के लोग आपस में तो काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेट कर लेते हैं क्योंकि सब एक जैसा ही काम करने वाले हैं। लेकिन एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन जो है, वो नहीं बिठा पाता। इसका मतलब ये है। तो इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन होता है वो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है? और संपूर्ण विकास में बाधा, यानी कि आप ओवरऑल ग्रोथ जो है वो भी नहीं कर सकते क्योंकि ये कर्मचारियों के पूर्ण विकास में रुकावट होती है क्योंकि आप एक ही टाइप का काम कर रहे हो, एक छोटे से भाग के विशेषज्ञ बन पाते हो, आपको अलग-अलग भागों के बारे में नहीं पता। अब जो मैनेजर मानव संसाधन को देखता है वो सिर्फ मानव संसाधन को देखता है, उसे विपणन की कोई नॉलेज नहीं होगी। तो ये एक नुकसान होता है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये था आपका कार्यात्मक ढांचा, कार्यात्मक एक्टिविटी स्ट्रक्चर तक का। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं प्रभागीय स्ट्रक्चर यानी कि डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर की बात करूंगा। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे सेफ।